जानता हूँ, मैं बारीकी से मैंने उनको देखा हुआ है जब इस बिजनेस को उन्होंने शुरुआत किया था। शी इज हाउस वाइफ। वो हाउस वाइफ हुआ करती थी। हाउस वाइफ छोटा सा थोड़ा गलत वर्ड लगता है मुझे, हाउस वाइफ नहीं बोलना चाहिए। कि हाउस वाइफ मीन्स ऑफ हाउस यानी घर, वाइफ यानी पत्नी, घर की पत्नी। इज नॉट करेक्ट वर्ड, आई थिंक शी इज हाउस क्वीन। हाउस क्वीन, घर की रानी हुआ करती थी जब वो इस प्लेटफॉर्म में नहीं आई थी। मैं दोस्तों उनको तब से जानता हूँ जब उन्होंने फॉर्म भरा था, बिजनेस को जब शुरुआत किया था उन्होंने, तो फॉर्म भर के जब शुरुआत किए थे, उनके फैमिली पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो फैमिली बिलोंग करती थी यूपी से। यूपी, अब यूपी पे आज भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ना घूंघट प्रथा में रहती हैं। आप लोग को पता होगा जब उनके जेठ जी आ जाते हैं, उनके पप्पा आ जाते हैं, तो नो डाउट उनका घूंघट काफी सर के नीचे तक आ जाता है, मतलब पूरा चेहरा तो ढक ही जाता है ऑलमोस्ट। तो वो घूंघट प्रथा में रहा करती थी। एंड इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी उनके घर पे या उनकी लाइफ में कि उनको घर से निकलना, बाहर निकलना लगभग ऑलमोस्ट अलाउड नहीं था। उन्होंने बिजनेस को देखा, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उनके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी आई। एनर्जी ये आया कि आज मेरे हस्बैंड की अर्निंग काफी कम है, वो अपने अर्निंग से घर अच्छा चलाते हैं, नो डाउट, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। ससुर जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और रिटायर्ड हो चुके थे, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक बड़ा फ्यूचर की उम्मीद कर पाना उस कारोबार से, एक बेस्ट फ्यूचर की, एक सिक्योर फ्यूचर की उम्मीद कर पाना, ये उनको संभव नजर नहीं आ रहा। एंड दैट वाज शी वाज ज्वाइन दिस बिजनेस, और उन्होंने बहुत मशक्कत करके ज्वाइनिंग किया। नो डाउट उनकी कहानी, उनकी जुबानी आप सुनने वाले हैं तो खुद बताएंगी। और दोस्तों जब उन्होंने ज्वाइनिंग किया तो अपने सपनों को इस कदर उन्होंने पूरा करने की चाह रखी अपने अंदर कि मैं जो कुछ भी इस कंपनी में काम करूंगी, और काम ही नहीं, एक दिन डायमंड बन के भी दिखाऊंगा। और दोस्तों उन्होंने इस जज्बा को शुरुआत रखा। काफी स्ट्रगल भरा उनका लाइफ रहा, लेकिन कामयाबी उनकी बहुत तेजी से सफलता चूमते आई है। अभी न्यूली हमारे बीच में वो कोरल अचीवर बनी है, और आप लोग को बताते बड़ी खुशी हो रही है। आप बस कुछ दिन के ही अंदर उनके नाम के पीछे में रैंक फिफ्थ, रैंक पांचवा, रैंक फिफ्थ अचीवर उनके नाम के आगे देखेंगे। बहुत जल्दी रैंक 5 कंप्लीट करके वो हमारे बीच आने वाली है। And she is a very fasting and dedicated leader, very hard working woman, और उनकी मेहनत को पूरी बीएसएस सलाम करती है, इसलिए बीएसएस उनको बीएसएस की शेरनी का अभी उनको ओहदा मिला हुआ है, और बीएसएस बालाघाट को वो पूरी अच्छे तरीके से लीड कर रही है। प्लीज हेल्प मी वेलकम, पुट हैंड्स टू ऑल टुगेदर, मिसेस संध्या धर्मेंद्र केसकर, न्यू कोरल अचीवर। प्लीज जोड़ा तालियों से उनका वेलकम करेंगे। Now next वाइस संध्या केसकर जी की होंगी, थोड़ा तालियों से उनका वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। नमस्ते सर जी, नमस्ते। सर सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताने से पहले मैं यही बोलूंगी कि मुझे इतने बड़े पैनल में बोलने के लिए आज बोला जाए तो पहली बार है कि मैं इस पैनल में आई हूँ ऑनलाइन सेशन में, और ये मतलब आज ये सौभाग्य मिला है, वो भी हमारे महागुरु। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे महागुरु सोनी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि उनके कृपा से आज मुझे यहाँ पे आने का, इस पैनल में बोलने का मौका मिला है। और हमारे रेड क्लब, सारे रेड क्लब को मेरे तरफ से प्रणाम है, क्योंकि आज उनके कारण ही हम उनको देख देख के इस पैनल पे आने का मौका भी मिला है, और इस बिजनेस को समझने और करने का मौका मिला है। और सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद तुम्हें साहू सर का करती हूँ, जिन्होंने मुझे हर जगह मोटिवेट करके और मुझे हर जगह गाइडलाइन करके इस पैनल तक के लाने का और इस बिजनेस में आगे बढ़ने का पूरा मार्गदर्शन देते रहे, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे साथियों सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं यहाँ से अपना जर्नी को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नाम लिखती हूँ संध्या केसकर, मेरा रहना नागपुर का होता है। इस बिजनेस में आने के पहले मैं एक हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ भी काम नहीं करती थी, कभी जॉब नहीं करी, कभी नौकरी नहीं करी, घूंघट प्रथा में। बोला जाए तो मैं यूपी बिहार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ की लेडीजों को बाहर निकलने की आजादी नहीं है, बाहर जाने की आजादी नहीं है। उस घर से बिलोंग करती हूँ मैं। 14 साल हाउस वाइफ रही,
2 बच्चे हैं मेरे। जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा सरकारी सर्वेंट है, मेरे ससुर जी सरकारी सर्वेंट थे, मेरे खुद के पापा भी सरकारी नौकरी में थे, दोनों के दोनों सरकारी नौकरी, मेरी शादी भी सरकारी नौकरी वाले के यहाँ कर दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे। पर मुझे ये लगता था कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसे-तैसे तो कट जाएगी। हमारे पापा सरकारी सर्वेंट थे, हमारे ससुर सरकारी सर्वेंट हैं, तो हमारी लाइफ तो बेस्ट है, हर चीज़ हमको मिला है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को सब कुछ दे पाएँगे? आज महँगाई का ज़माना धीरे-धीरे दर-बदर बढ़ते जा रहा है। क्या उस समय क्या मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरा कर पाऊँगी? क्या मेरे हस्बैंड की कमाई से हम दोनों मिल के कर पाएँगे? क्या हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे पाएँगे? ये सारे क्वेश्चन मेरे अंदर चलता रहा। लेकिन मुझे कोई मार्गदर्शन या कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिख रहा था कि मैं निकलूँ और कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करूँ। लेकिन उस समय 14 साल के बाद एक आशा का किरण, बोलते ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम दिल से जो चाह ले वो हम पा लेते हैं। तो वाक़ई मैं भगवान से विनती करती थी, जब भी पूजा करती थी या नमन करती थी भगवान को, तो यही प्रार्थना करती थी कि मुझे भी एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिले कि मैं भी कुछ करूँ, अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ हासिल करना चाहती हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे खत्म नहीं करना चाहती। तो मुझे ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मेरे घर के पास सोमा जी सायरे रहा करते थे, मेरे सीनियर हैं, सरकारी सर्वेंट थे वो भी। उनकी वाइफ, हमारे घर से रिलेशन उनका अच्छा था, आंटी आंटी बोला करती थी। वो मेरे घर पे आए और मुझे बोले, संध्या एक प्रोग्राम है उसको देखने चलो। तो मैं उनको बोली, आंटी मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे घर में पूरा संडे के दिन बात कर रहे हो आप। संडे के दिन तो मैं फ्री ही नहीं रहती हूँ, बच्चों की छुट्टी रहती है स्कूल की, हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है, देवर की भी छुट्टी रहती है, देवर भी इंजीनियर, और पापा का भी छुट्टी रहता है, सभी घर में रहते हैं। उस दिन मुझे बहुत काम रहता है, एक हाउसवाइफ को तो बहुत काम रहता ही है। हफ्ते भर का पूरा काम रहता, बच्चों का स्कूल का करना, ये तेन करना, कपड़े धोना, सब पूरे काम मेरे पास पड़े। मैं मैडम को बोली, आंटी मैं नहीं आ पाऊँगी। आंटी ने बोले, नहीं संध्या एक बार चल के देख लो, बहुत अच्छा है, एक बार देख लो। मैं बोली, आंटी मैं नहीं आ पाऊँगी। 1 हफ्ता नहीं गई, फिर दूसरे वीक भी मुझे बोले, वो हफ्ते भी नहीं गई। फिर तीसरे वीक बोले, उस हफ्ते भी मैं आनाकानी करके ऐसे ही कुछ होगा, जहाँ बुला रहे फालतू का टाइम वेस्ट होगा, यही सोच के मैंने गई। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी सोची वैसे। लेकिन जब आंटी चौथे हफ्ते के लिए मुझे जब इनवाइट करने आए, तो मुझे एक ही बात बोले, संध्या मैं बार-बार आपको बुला रही हूँ, आप नहीं आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि आंटी कुछ नाराज़ है मुझसे। मुझे ऐसा लगा कि आंटी नाराज़ है और मैं अगर नहीं गई, तो मेरा रिलेशन तो खराब हो जाएगा। बहुत प्यारा रिलेशन था हमारा। तो उनके कहे अनुसार मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आज मेरे को ना आंटी आए थे और कल के लिए प्रोग्राम के लिए बुला रहे, 3 हफ्ते से बुला रहे, लेकिन मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। तो सर, मेरे हस्बैंड बोले, एक काम करो जाके देख लो, 1 दिन में क्या होता है बोले। तो मैं बोली ठीक है, मैं जाती हूँ, 2 घंटे का प्रोग्राम है, देख के आती हूँ। मैं वो प्रोग्राम को देखने के लिए संडे के दिन गई, पर लेट हो गई थी मैं उस दिन। जाते-जाते मैं लेट हो गई। जाते-जाते मेरे को नागपुर पहुँचते-पहुँचते मेरे घर से, मैं जहाँ पे रहती हूँ सिल्लेवाड़ा में, सिल्लेवाड़ा से नागपुर की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है, छोटा-सा गाँव है सिल्लेवाड़ा, कोल माइंस है। वहाँ से 5 किलोमीटर तो कोई सवारी च नहीं है, ऑटो भरेगी तब जाएँगे, ऐसा था। तो उस दिन मैं कैसे भी करके आंटी के साथ गई, फिर नागपुर नागपुर के लिए खापड़खेड़ा से बस पकड़ी, फिर वहाँ से मैं नागपुर गई प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी, बहुत लोग वहाँ पे तालियाँ बजा रहे थे। जब मैं वो गेट पे पहुँची, अंदर एंट्री हुई मेरी, बहुत लोग जोरदार तालियाँ बजा रहे थे और लास्ट का मतलब कुछ चल रहा था जो मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई थी। तो उसमें कुछ बताया कि इनकम पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट बताया जाता है। तो वो सब थोड़ा-थोड़ा मैं देखी होंगी, तो जब प्रोडक्ट पार्ट को शुरू लास्ट खत्म ही कर रहे थे, जब भी मैं पहुँची हूँ। तो प्रोडक्ट पार्ट फर्स्ट देखी, उसके बाद इनकम पार्ट देखी, इनकम पार्ट देखने के बाद फिर लास्ट में मैंने क्या देखी, सिक्योरिटी। श्याम सुंदर जी का उस समय क्लिपिंग बताया जा रहा था कि आज इस दुनिया में नहीं है। 2003 में बिज़नेस को स्टार्ट किया था, लेकिन 2007 में एक्सपायर्ड हो गए, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज 2007 से उनके घर में लगातार पैसा बना जा रहा है, लगातार जा रहा है। ये चीज़ देखी, ना मेरे को इनकम समझ में आया, ना प्रोडक्ट समझ में आया। समझ में एक ही बात आया
कि हम जिंदा है तो भी पैसा, मर जाएंगे तो भी पैसा। वाकई ऐसी कंपनी है। पहली बार देखी थी, मेरी आंखें फटे के फटे रह गई, दिल में धड़कने मेरी तेज हो गई कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। मैं तो ऐसे ही कुछ चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज दे के जाऊं, मैं रहूं या ना रहूं। फिर थोड़ी देर तक के मैंने वहां पे बैठ के सोची। जब सर आए, प्लान खत्म हुआ, राउंड टेबल हो रहा था, आरटीटी में मुझे बैठाया गया, मुझसे पूछा गया मैडम आपको क्या समझा, बिजनेस अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। मैं बोली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर मुझे। तो बोले कि करना चाहिए कि नहीं, फॉर्म आप भरोगे कि मैं बोली सर आप ही भर दीजिए। सर मैंने फॉर्म तुरंत भरी, ये भी नहीं सोची कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर जाने के बाद अपने परिवार को क्या बताऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे फॉर्म भरने पे मजबूर हो गई थी कि मैं तुरंत के तुरंत फॉर्म फिल कर दी, जबकि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गई थी। लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन तुरंत 600 रुपए दे के कर ली कि सर मेरे घर में आइए, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, फॉर्म भर लीजिए, मेरा भी मुझे ऊपर रखिएगा। जैसे हम लोगों को बेनिफिट बताते हैं कि आपके बाद जो भी फॉर्म आएंगे, आपके 1 नंबर के 2 नंबर, 1 नंबर के बाद जितने भी फॉर्म आएंगे सारे आपके बाद आएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम करके देंगे, जिनको आप जानते पहचानते हैं। मुझे बोली कि इतने सारे पब्लिक बैठी हुई है, 400-500 पब्लिक में अगर मैं पहले फॉर्म भर दूंगी तो सारे लोग मेरे बाद आ जाएंगे, तो मेरा बिजनेस तो यूं ही निकल पड़ेगा। ये सोच के मैंने तुरंत के तुरंत, आओ देखा ना ताओ, तुरंत फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद ये भी नहीं सोची कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे परिवार में क्या बोलेंगे मुझे, अब मैं क्या उनको बता पाऊंगी। कुछ नहीं सोची मैंने, बस फॉर्म भर दी। बस इतना समझ में आया था कि मैं अपने बच्चों से दूर 1 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए मायके जाती हूँ, तो मेरे बच्चे स्कूल से घर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, ये मुझे टेंशन लगे रहता है, चिंता लगे रहती है कि मेरा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया, स्कूल से आया कि नहीं आया, फ़ोन पे फ़ोन करती हूँ। लेकिन मैं एक बात सोची कि अगर मान लो खुदा ना ख़ास्ता हमें कुछ हो गया, इस दुनिया से हम चले गए, तब हमारे बच्चों का फ़िक्र करने वाला कौन है? आज तो हम अपने बच्चों को मालूम है, शाम को घर जाएँगे, अपने हाथों से प्यार से अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि हम हैं। लेकिन जिस दिन नहीं है उस दिन हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, कौन उसको खाना दे रहा है, कौन उसको पूछ रहा है। आज हमारे रहते हुए हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को कोई नहीं पूछता है। कल हमारे ना रहने पे कौन है हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का। बस मुझे यही बात मोटिवेट किया था, इसी बात को लेके मैं बिज़नेस को स्टार्ट की। घर आई मैं प्लान देख के, बहुत एक्साइटेड थी। अपने हस्बैंड को बताई कि मैं बहुत अच्छा बिज़नेस देख के आई हूँ, बस मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरे बच्चों की बन जाएगी, आपकी भी बन जाएगी, सारे सपने हमारे पूरे हो जाएँगे। पर मेरे हस्बैंड मालूम क्या बोले, पागल हो गए बोले, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत आती है, बहुत चले जाती है। पहली बार घर से निकले हो ना, इसलिए तुमको सब कुछ हरा-हरा दिख रहा है। मेरे देवर उसको बताई, बेटा मैंने एक प्रोग्राम देख के आई हूँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अब वो है इंजीनियर, उसके दिमाग के बत्ती तो और ज़्यादा था कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप घर से बाहर कभी नहीं निकले, कभी मार्केट गए हो, कितने रुपए क्या मिलता है आपको मालूम भी है, सब चीज़ आपको घर में लाके देते हैं हम। आप बिज़नेस करोगे, आप मार्केट में जाओगे काम करने, पागल हो गए हो? कोई कंपनी बैठा के पैसा नहीं, बोले बैठ के पैसा मिलता है भाई, एक बार काम करना ज़िंदगी भर पैसा आता है। मेरा देवर बोलता भाभी पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहली बार घर से निकले ना तो सब हरा-हरा दिखेगा। जब बाहर जाओगे ना बर्फ के तो बारिश के थपेले पड़ेंगे ना तो वापस घर में आ जाओगे। नहीं कर सकते आप। मैं बोली नहीं, मैं करूँगी। मेरे ससुर जी को भी बोली मैंने। अब मैं समझा नहीं पा रही थी कि उनको कैसे बताऊँ? पहली बार देखी थी, मैं उनको बता भी नहीं पा रही थी। कैसे उनको समझाऊँ, कैसे बताऊँ कि मैं क्या देख के आई हूँ? क्या मेरे सपने यहाँ से पूरा हो जाएँगे? वो कैसे बताऊँ इनको? तो मैंने अपने सीनियर को कॉल लगाई। सर, आपने मुझे प्लान बताया तो मेरे घर में भी आके थोड़ा-सा बता दीजिए, समझा दीजिए। अपनी कंपनी का रूल ही है कि कोई भी प्लान देख के जाता है उसको डाउट, कुछ भी डाउट है तो हम जाके उसके घर में क्लियर करते हैं। उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं, उनको भी बताते समझाते हैं, फिर जाके हम डीडी लेके आते हैं। सही है कि नहीं? यस या नो? सही है? तो मैं भी सीनियर को बुलाई। जब सीनियर मेरे घर पे आए, जब बैठे समझाने के लिए, तो मेरे घर के समझने के लिए कोई खाली नहीं। मेरा देवर बोलता है, "एक लेग चले और एक लेग बंद हो जाएगा तो क्या पैसा आएगा?" सर बोले, "एक हाथ टूट जाएगा, दूसरे हाथ से दोनों काम कर लोगे आप?" सर उसको समझा रहे हैं, पर वो समझने को खाली नहीं है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंट कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है।
तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सर को वो बार बार सोचता था कि सर मेरी बातों से नर्वस हो जाए या उठ के चले जाए, मेरी भाभी ना करे। लेकिन सर टिके रहे वहां पे, मेरे सीनियर वहां बैठ के उनको बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन उनके समझ में कुछ ना आए। पर मेरा तो एक ही इरादा था, मैं करूंगी तो सिर्फ सब करूंगी, नहीं तो कुछ नहीं करूंगी। मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है, मुझे कोई मना भी करेगा तो भी करूंगी, नहीं मना करेगा तो भी करूंगी, पर मुझे तो करना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। फिर फिर मेरे घर वाले बोले, मेरे पापा, मेरे ससुर जी, आदरणीय मेरे ससुर जी, जिन्होंने वहां बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे, चेयर पे बैठे बैठे, उन्होंने एक ही बात बोले, 14 साल से अगर मेरी बहू, 14 साल से मेरी बहू उफ तक के नहीं की, मेरे बिना माँ के बच्चों का परवरिश की, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, शादी भी कर दी उनकी माँ की तरह उनको पूरा करके दी। और मेरी बहू अगर घर से बाहर निकलना चाहती है, अपनी जिंदगी बनाना चाहती है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती है, तो मैं अपनी बहू के साथ में हूँ। आप दोनों को नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इसका टांग मत खींचो, मैं इसको पैसा दूंगा, ये करेगी। अब मैं हाउस वाइफ, मेरे पास इतना पैसे कहाँ, या तो पति से मांगना, या तो देवर से मांगना, या तो हस्बैंड से ससुर से मांगना। ये 3 जन है घर के अंदर फैमिली में। अब इन्हीं तीनों से मांगना था मुझे, कोई देने को तैयार नहीं थे। मेरे हस्बैंड तो ऊपर हाथ कर लिए, देवर भी ऊपर हाथ कर लिए कि हाँ, और चीज के लिए पैसा मांगोगे, 10 मांगो, 20 मांगो, 50 मांगो, दूंगा, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं दूंगा। तो मेरे ससुर जी बोले, मेरी बहू करना चाहती है तो मैं अपनी बहू का साथ दूंगा। सर को बोले, सर कल आइए और मुझसे पैसे लेके जाइएगा, कल 10 बजे मैं बैंक जाऊंगा और 11 बजे आप मेरे घर पे आइए और पेमेंट लेके जाइए। मेरी बहू काम करने को तैयार है तो मैं सोचूंगा जुआ खेल गया, ऐसे मेरे ससुर जी ने बोले। लेकिन सर बोले, सर जुआ नहीं, जिंदगी, हम यहाँ जिंदगी के लिए भाग रहे हैं, जुए के लिए नहीं। जुआ हम नहीं खेल रहे, ना हम पैसा लगा रहे, ना पैसा जीत रहे हैं, ना यहाँ पे लगा के हमको ब्याज पे पैसा मिल रहा है, ना रातों रात हम अमीर बन रहे हैं। बस आप पैसा दोगे, आपको पूरी कीमत का सामान मिल जाएगा, मेरी कंपनी से 0% पे आपकी जिंदगी बनाने के लिए खड़ी है। बस इतना बात बोले, मेरे ससुर जी ने पैसे लाए। दूसरे दिन मैंने ट्रिंगल आईडी से, ट्राईपोर्ट आईडी से काम कर रही हूँ। एक आईडी नहीं, 3 आईडी लेके मैं काम की, क्योंकि मेरे को 3 आईडी का बेनिफिट समझ में आ गया था कि अगर मुझे अकेले ही मेहनत करना है तो एक आईडी से क्यों क्यों ना मैं 3 आईडी लेके काम करूँ। सर भी बहुत खुश हुए कि संध्या मैडम आपका डिसीजन बहुत बढ़िया है कि आप 3 आईडी से काम कर रहे हो। मलिक कल को मेरे फ्यूचर में मेरे 2 बेटे हैं, 2 आईडी तो मेरे बेटे को हो जाएगा। मेरे बेटे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि किसी को नौकरी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3 आईडी लेके बिज़नेस को स्टार्ट किया। अब मेरा वहाँ से जर्नी चालू होता है। अब मेरे घर वाले मुझे क्या बोले, ठीक है, आप बिज़नेस करना चाहते हो तो हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे आप। घर का पूरा काम करने के बाद जो टाइम बचेगा बिज़नेस करो, पर समय से सबको टिफ़िन होना, समय पे सबको खाना होना, समय पे सब काम होना, समय पे बच्चों को स्कूल छोड़ना। इतने सारे बातें मेरे सामने आ गई। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बोलती मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत कुछ करना है। घर का काम है, ये है, वो है, बहानेबाज़ी करते हैं। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, मेरे साथ भी वो सारी घटनाएँ हुई। मेरी फैमिली वाले मेरे साथ नहीं खड़े थे। लेकिन जब मैं ये बिज़नेस को स्टार्ट की, तो मैं जहाँ 5 बजे उठने को, वहाँ 4 बजे उठती थी सवेरे। उठ के सवेरे जल्दी-जल्दी काम करती थी कि सर 8 बजे आ जाएँगे, मुझे लेके जाएँगे किसी न किसी को प्लान दिखाने। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास लिस्ट भी नहीं थी। मैं तो किसी को जानती-पहचानती भी नहीं थी। ये भी नहीं सोची कि अरे मैं तो किसी को जानती-पहचानती, मैं लिस्ट किसका बनाऊँगी? घूँघट में रहने वाली लेडीज़ कभी घर से बाहर नहीं निकली तो किसका लिस्ट बनाएगी? मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन था, लिस्ट कैसे बनाऊँगी? सर मुझे आके बोलते, संध्या मैडम लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लोगों से मिलाओ या लोगों को इनवाइट करो, सेमिनार में बुलाओ। अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं किसका लिस्ट बनाऊँ? सर को बोली, सर किसका लिस्ट बनाऊँ? सर बोले, मैडम 4 पैर वाले को छोड़ के 2 पैर वाले का बना लो। बोले, सर 2 पैर वाले बहुत सारे हैं लेकिन मैं जानती नहीं हूँ किसी को। अगर जानवर का बनाना तो 4 पैर वाले बहुत दिखते हैं आजू-बाजू, जाते-आते। तो मैंने फिर
सर को बोली सर मेरे पास तो मैं कैसे लिस्ट बनाऊं। अब सर 8 बजे मेरे घर, नागपुर में सर रहते थे, नागपुर से 8 बजे मेरे घर पहुंच जाते थे कि संध्या मैडम उठो चलो लोगों को प्लान बताएंगे। अब मैं कहाँ से प्लान बताऊं, मेरे पास लिस्ट नहीं था। मैं बहुत फड़फड़ा, अंदर से बहुत अजीब अजीब लग रहा था कि क्या करूं ये बिजनेस में, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगी। उस समय एक दिन की बात है, मैं सर बोले संध्या मैडम आज आपको लिस्ट बनाना ही है, आगे बढ़ना है तो लिस्ट बनाना है। मैं बोली सर आज लिस्ट बना लूंगी मैं। अब शाम का काम उम करी, खाना वाना बनाई, बच्चों को खिलाई, सुला उला दी, और रात में जब मैं सोने गई तो लिस्ट लेके बैठ गई। अब मैं किसका नाम लिखूं, मेरे घर में सब सो गए थे और मैं बैठ के लिस्ट को पकड़ के रो रही थी बैठ के कि मैं किसका नाम लिखूं, किसको यहाँ प्लान में बुलाऊं। मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ, ना मैं किसी को पहचानती हूँ, ना किसी को जानती, ना किसी को पहचानती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड उस दिन उठे और वॉशरूम के लिए जा रहे होंगे तो देखे मैं बैठ के रो रही हूँ तो मेरे पास आए, बोले क्यों रो रही संध्या। मैं बोली देखिए ना मेरे पास लिस्ट नहीं है। आज सर बोलते लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, और लिस्ट नहीं बना पा रही हूँ, लिस्ट नहीं बना पा रही हूँ। तो फिर सर बोले ठीक है, मेरे हस्बैंड बोले ठीक है आओ मैं तुम्हारे को लिस्ट बना के देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लिस्ट बना के दी। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, 2-4 लोगों से मिलाता हूँ, शायद आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाए। उनमें उन्होंने इतना मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मैं भी उनके ऊपर भरोसा करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट बना के दिए, वो लिस्ट पे मैं काम करते गई। लेकिन पहले भी बोलते हैं ना, सबके साथ हर कोई नहीं जुड़ जाता है। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, कोई नहीं जुड़ता था, कोई नहीं जुड़ता था। लेकिन जब मैं अपने आप से जब लोगों को बताने गई हस्बैंड के साथ में तो कोई नहीं जुड़ता था। लेकिन जब मेरे सीनियर मेरे साथ गए तो 2 भी जुड़े, 4 भी जुड़े, 10 भी जुड़े। अब मैं देखते-देखते सिल्वर बन गई। देखते-देखते मैं सिल्वर बन गई। बहुत सारे सिल्वर बन गई मैं। सिल्वर बनने के बाद मेरा जर्नी यही था कि ट्रेनिंग और सेमिनार में जाने-आने का बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। 30 किलोमीटर मुझे जाना-आना रहता था। कोई सुविधा नहीं थी जाने-आने के लिए। 5 किलोमीटर मैं दूर आना-जाना करती थी। लेकिन फिर भी मेरे घर में लोग बोलते थे कि तू रात में घर से बाहर नहीं निकलेगी। 5 बजे की ट्रेनिंग रहती थी। 7-8 बजे ट्रेनिंग खत्म होती थी। वहाँ से लास्ट बस 10:30 के आस-पास रहता था वहाँ से आने का। मैं अपने घर 11 बजे, साढ़े 11 बजे घर पहुँचती थी। मेरे घर वाले वेट करते थे, खाना बनाएगी तभी खाएँगे। आने के बाद मैं खाना बनाती थी, उनको खाना खिलाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते ये बिज़नेस को लेके उठी मैं। धीरे-धीरे सिल्वर बनी। सिल्वर बनने के बाद मेरे को बालाघाट, लांजी, किरनापुर का मेरे को लिंक मिला। मैं आओ देखी ना ताव देखी ना किसी से पूछी, मैं निकल गई। मेरे हस्बैंड बोले कि घर में कौन देखेगा? मैं बोली मेरे को 2 साल, 3 साल का वक़्त दो, 2 से 3 साल का वक़्त दो। ये मेरा फ़ोटो देख रहे हैं? मेरा फ़ोटो देख लीजिए आप, ये फ़ोटो मेरा है। लेकिन अगर मैं 3 साल में सक्सेस हो गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो सोचना इसके ऊपर हार चढ़ा दो कि मेरे लिए मर चुकी है। या तो मैं बिज़नेस को करूँगी या तो जान दे दूँगी। लेकिन मैं ये बिज़नेस को 100% करूँगी। ये सोच के साथ मैं बालाघाट किरनापुर आई। आज मैं बालाघाट किरनापुर में ही रहती हूँ। मेरा पूरा परिवार नागपुर में रहता है। मैं अपने बच्चों को महीने-महीने, हफ्ते भर, 2-2 4-4 महीना देखने का तरस जाती हूँ। किसके लिए? मेरे बच्चे मुझे देखने के लिए तरस जाते हैं। वीडियो कॉल से बात होती है हमारी। लेकिन हमारे बच्चों को ये है कि मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ कर रही है, मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ। यहाँ पे जब मैं सवेरे से उठ निकलती हूँ ना, तो ये नहीं मालूम कि दिन भर मैं खाना खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। रात के 10-11 बजे तक के मैं फील्ड करती हूँ। सवेरे निकलती हूँ 10 से 11 बजे तक मेरा फील्ड रहता है। घर आते-आते 11 बज जाता है। घर आने के बाद 11 बज जाता है। कभी-कभी तो इतना थकान हो जाती है कि पानी पी के हम सो जाते हैं, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसी मेरी जर्नी है, ऐसा मेरा काम है और आज मैं सिर्फ़ ये सारी चीज़ें कब कर पाई हूँ? सिर्फ़ अपने सीनियर और सिस्टम को पकड़ के।
मेरी ताकत कोई नहीं है, मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम। आज मेरे सीनियर हर जगह मुझे मोटिवेट करते हैं, हर जगह मुझे बताते हैं, छोटी से छोटी बात पे, गलतियों पे बताते हैं, संध्या मैडम ये ऐसा करो, संध्या मैडम वो ऐसा करो। मैं अपने आप को पूरा बता रही ना सौंप दी हूँ। सीनियर मेरे लिए भगवान है, क्योंकि सीनियर की बातों को उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकती। उनको पकड़ के आज मैं यहाँ तक, आज कोरल तक के पहुंची हूँ। कब मैं सिल्वर बनी, कब मैं गोल्ड बनी, कब मैं पर्ल बनी मुझे नहीं मालूम। कब मैं रैंक हासिल की ये भी नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम मेरे सीनियर मुझे बताया, संध्या मैडम आपका रैंक हो गया, संध्या मैडम आप पर्ल बन गए, संध्या मैडम आप गोल्ड बन गए। मुझे खुद को पता नहीं है कि कब मैं सिल्वर बन गई, कब गोल्ड बनी, कब पर्ल बनी और कब कोरल बन गई। क्योंकि अटूट विश्वास जैसे भगवान पे हम करते हैं ना, वैसा अटूट विश्वास मेरे अपलाइन पे है। जो मेरे सीनियर तुम्हें स्नेह साहू सर है, आज उनके बदौलत हिम्मत करके आज मैं बालाघाट में 4-4 6-6 महीना अपने परिवार के बगैर रहती हूँ और यहाँ पूरे लोगों के साथ मिलके काम भी करती हूँ, पूरा दिन वर्क करती हूँ, क्योंकि ये सारा मोटिवेशन, पूरी ताकत मेरे सीनियर का देन है। आज मैं चलती हूँ, पर चलती हूँ, बोलती हूँ, पर ये बोल मेरे नहीं होते, चलना मेरा नहीं होता, ये सारे मेरे सीनियर का होता है। बस मैं उनकी उंगली पकड़ के चल, उनके गाइडलाइन पे काम कर रही हूँ। वो जैसा-जैसा बोलते हैं मैं वैसा-वैसा करते चले जा रही हूँ। नहीं तो एक लेडीज के लिए बाहर देश में जाके काम करना, बालाघाट एमपी से एरिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ सिर्फ अपने सीनियर के मार्गदर्शन के कारण। अगर आज मेरे सीनियर नहीं होते ना, तो आज मैं भी नहीं होती, आज उसी समय समाप्त हो जाती। लेकिन आज उन्होंने अपनी उंगली मेरे हाथों में दिए हैं। आज उनकी उंगली पकड़ के मैं चल रही हूँ। आज मैं एक सपने क्या, अपने छोटे-छोटे बहुत सारे सपने पूरा कर चुकी हूँ। कभी सपने में नहीं सोची थी मैं खुद से मोबाइल खरीदूँगी, कभी नहीं सोची थी। खुद का मोबाइल ली, मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ से कभी लैपटॉप भी चलाऊँगी। मैं लैपटॉप भी ली, मतलब मुझे लैपटॉप भी अचीवमेंट में मिला, वॉशिंग मशीन मिली मुझे, यहाँ से एलईडी टीवी मिली 40 इंच की, स्कूटी मिली। ये सारी चीजें मैंने सपने में नहीं सोची थी कि कभी मैं हासिल कर सकती हूँ। एक हाउसवाइफ के सपने क्या है? अरे 2000 3000 भी मुश्किल से कमा ले और अपने बच्चों को जेब खर्चा दे दे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बिजनेस मुझे और मेरे सीनियर की गाइडलाइन से असीम कृपा के कारण आज सारी चीजें मेरे साथ पॉसिबल होते जा रहे हैं। जो मैंने सपने में भी नहीं सोची कभी स्कूटी चलाऊंगी, आज मैं स्कूटी चला रही हूँ। एक्टिवा चला के आती जाती हूँ, बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। आज आज जो भी कुछ हूँ, सिर्फ सीनियर और सिस्टम के ही देन है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और आज मैं अपने जूनियर को भी यही बात, जूनियर के साथ जब काम करती हूँ ना, तो उनको एक ही बात बोलती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीनियर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीनियर है। क्योंकि वो हमारे साथ है ना, हमारे भगवान है ना, दुनिया खत्म हो जाएगी फिर भी हम दुनिया बना लेंगे। आज मैं एक ही बात जानती हूँ कि आज मैं इस बिजनेस में खड़ी हूँ, तो सिर्फ अपने भगवान, अपने सीनियर के कारण खड़ी हूँ। आज जो भी कुछ बोल पा रही हूँ या कर पा रही हूँ, वो सारा मेरे सीनियर का देन है। आज मैं कोरल अचीवमेंट ली, मुझे नहीं मालूम था मैं कोरल भी बन गई। लेकिन सर मुझे बोले, संध्या मैडम मुबारक हो, आप कोरल बन गए। बोले सर कब हो गया सर? सर बोलते आप देखते नहीं हो ना। बोले सर आप है ना बताने के लिए, आप तो हर जगह मुझे बताते हैं संजय मैडम कहाँ गड्ढा है, कहाँ रास्ता है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ से चलना है, तो सब आप देखते हैं सर, तो मैं क्या देखूं। आज मैं एक ही बात जानती हूँ, आज ये बिजनेस ना करने तो मैं आई थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये बिजनेस में मैं सही सक्सेस हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, सही में अपने बच्चों को सारी खुशियां दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जब भगवान जैसे सीनियर मिल जाते हैं ना, तो इंसान खुद जाग जाता है, नहीं करने वाला मुर्दा भी बोलने लगता है। वो मैंने यहाँ देखी हूँ, ये बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट है सीनियर का। सीनियर ना हो हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते।
आज हमारे सीनियर ही हैं जो हमको लेके चलते हैं, हमको हर जगह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमारे कदम से कदम मिला के अपने साथ लेके चलते हैं और हमारे हर अचीवमेंट में सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे सीनियर होते हैं। तो आइए अब मैं थोड़ी सा, मेरी जर्नी तो यहीं पे खत्म होती है, आगे मैं बताना चाहूंगी ताश के पते। मैं भी कुछ नेगेटिव होती थी, कभी कभी मेरे को भी चलने में आसानी नहीं लगती थी, कभी मुश्किलें आती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी, बहुत मुश्किलों को फेस करती थी। उस समय मेरे सीनियर एक ही बात बोलते थे, संध्या मैडम आइए मैं आपको समझाता हूँ ताश की पत्ती के माध्यम से कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मौली सर ठीक है समझाइए। सर ने मुझे ताश के पत्ती के बारे में बताए थे कि देखो संध्या मैडम ताश के पत्ती ऐसे होते हैं कि ताश का खेल सभी जानते हैं, यस या नो, सभी जानते हैं ताश का खेल। ताश के खेल में 52 पत्ती होती है, ताश के पत्ती में 52 पत्तियां होती है। 52 पत्तियों में 52 पत्तियों में 52 पत्ती में 2 जोकर होते हैं, सभी को मालूम है। 52 पत्ती में 2 जोकर होते हैं और उसमें गड्डियों में 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बेगम होते हैं और 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। और हाँ ताश में हाँ ताश में मौजूदा 52 पत्ती होती है, 52 पत्ती में से दो दो तो जोकर होते हैं और 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम होते हैं। नेक्स्ट करिए शुभांगी मैडम। चार पत्ती। अब इसमें क्या होते हैं कि कुछ लोग 7 8 9 10 जो लोग होते हैं, आइए मैं इसको कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। राम और श्याम के माध्यम से मैं इसको ये पत्ती को आपके सामने रखती हूँ कि राम और श्याम 2 दोस्त थे। दोनों दोस्त ने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया और साथ में करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि राम ने पहला पत्ती फेंका तो उसका 4 निकला, 4 निकला और श्याम ने पत्ती फेंका तो उसका 7 निकला, 7 निकला, ताश में 7 निकला। और 7 निकलने के बाद अब श्याम का श्याम का पत्ता सही पड़ा कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बादशाह और बेगम जो आते हैं ना, वो इस व्यवसाय में 1-2 वर्ष हमारे साथ रहकर काम करते हैं और हमको डायमंड को ढूंढने में हमारा साथ देते हैं। और 2 3 4 5 6 7 लोग आते हैं जो सब कुछ समझते हैं। समझिए पत्ती का खेल समझिए। 2 3 4 5 6 जो हैं वो आते हैं वो बोलते हैं हम सब समझते हैं, लेकिन समझने के बाद हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, हमारे साथ काम नहीं करते हैं। लेकिन वो हमारे साथ काम नहीं करते हैं। तू तो कर ले उसके बाद देखेंगे। होते कि नहीं हमारे आसपास लोग, ऐसे लोग होते हैं जो 4 5 2 3 4 5 6 होते हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि हम सब समझ गए, लेकिन वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होते, हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, हमारे साथ काम नहीं करते हैं। लेकिन जो 7 8 नेक्स्ट मैडम, जो 7 8 9 10 आते हैं, ये लोग वो होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमको पैसे कमा के देने आते हैं और प्रोडक्ट लेने आते हैं। अब उसके बाद 2 से 3 साल हमारे साथ, कुछ दिन हमारे साथ काम करते हैं और कुछ दिन के बाद वो ऐसे गायब होते हैं कि कभी हमारे साथ आते ही नहीं है, कभी नहीं आते। लेकिन कुछ लोग जो बेगम बादशाह गुलाम जो होते हैं वो आते हैं, तो वो हमको वो 2 से 3 साल हमारे साथ टिके रहते हैं और हमको हुकुम के इक्के को ढूंढने में मदद करते हैं, हमको डायमंड शिप पहुंचाने के लिए वो मदद करते हैं। लेकिन राम और श्याम दोनों दोस्त थे। राम ने फर्स्ट पत्ता फेंका तो पहले पत्ते पे उसका राम का 4 निकला, 4 निकला।
लेकिन 4 निकलने के बाद कि वही होते हैं कि हम सब समझते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते। ऐसे लोग आते हैं जो हम सब समझते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। लेकिन श्याम ने अपना पत्ता फेंका तो उसका 7 अंक निकले। 7 अंक निकला। 7 अंक वाले वो होते हैं जो हमारे बिज़नेस को करते भी हैं, आते भी हैं, जुड़ते भी हैं, हमको पैसा कमा के देते हैं, लेकिन गायब भी हो जाते हैं। अब जब दूसरी बारी आई राम का पत्ता फेंकने का, राम ने दूसरा पत्ता फेंका तो उसका 5 निकला। फिर उसकी किस्मत खराब, उसने बोला कि शायद मेरी किस्मत खराब है, 5वां पत्ता भी मेरे लक का नहीं है। ऐसे लोग भी वही लोग हैं, 4, 5, 6 का पत्ते का नंबर है जिसमें आते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते। सब समझते हैं पर आपके साथ काम नहीं करते हैं। तो फिर श्याम थोड़ा-सा नेगेटिव था। फिर राम नेगेटिव होता है, लेकिन श्याम फिर दूसरा पत्ता अपना फेंकता है तो उसका अंक 8 लगता है। वो बहुत मोटिवेट हो जाता है, फिर लोग उससे जुड़ जाते हैं, फिर वो काम को और मोटिवेशन से करने लगता है। क्योंकि उसके वो तो लक उसका अच्छा रहता है कि पहला फेंका तो भी लोग जुड़ गए, दूसरा फेंका तो भी लोग जुड़ गए। लेकिन राम ने दोनों पत्ते खोला, फिर दोनों पत्ते में उसको नहीं मिला, ना सुनने को मिला। फिर उसने राम ने फिर तीसरा पत्ता फेंका, फिर उसको 5 लगा। फिर वो नेगेटिव हो गया कि भाई अब अभी तो मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बना है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन श्याम ने फिर तीसरा पत्ता फेंका, लेकिन श्याम का फिर 10 नंबर लगा। अब श्याम इतना मोटिवेट हो गया, तीसरा बुलसाई लग गया उसको, 4,500 का चेक निकल गया। वो और मोटिवेट हो गया कि और अच्छे से काम करना है। लेकिन उसके अपोजिट में देखा जाए तो राम एकदम नेगेटिव। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, ये मैं चला नहीं पाऊंगा, इसे छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन सीनियर से मिलके सीनियर ने उनको बताया कि भाई राम देखिए, सेमिनार ट्रेनिंग में आइए, सेमिनार ट्रेनिंग करिए, फिर आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद हर एक बंदा सक्सेस होता है। लेकिन राम के अंदर वही बात चलती गई कि सेमिनार में आता था, ट्रेनिंग में आता था, फिर भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि नहीं, बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, मैं नहीं बिजनेस को कर पाऊंगा। उसने अपने मानसिकता को बना रखा था कि नहीं, मैं आगे नहीं। एक बात बताइए, अगर राम और श्याम दोनों एक साथ ही में ज्वाइनिंग किए थे, लेकिन श्याम ने तीनों पत्ता फेंका तो उसका बुलसाई चले गया, तीनों व्यक्ति उससे जुड़ गए, दोनों उसको कमा के देने के लिए बुलसाई गया, 4,500 रुपए का चेक उठाया। लेकिन राम तीनों पत्ते उसके नहीं सुनने का था कि नहीं, हर कोई ने मना कर दिया उसको, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि सुनने आए थे, समझने आए थे, देखने आए थे, लेकिन करने नहीं आए थे। क्या आप बताइए, हमारे सीनियर हमको क्या बोलते हैं, 150 का लिस्ट बनाओ। क्या राम के पास 150 का लिस्ट नहीं रहा होगा? क्या श्याम के पास 150 का लिस्ट था? क्या आप और हमारे पास 150 का लिस्ट नहीं है? हम सभी के पास 150 का लिस्ट है। लेकिन एक बात बताइए, राम के पास 150 की लिस्ट होने के बाद क्या अगर वो चौथा पत्ता फेंकता, क्या वो व्यक्ति उससे नहीं जुड़ता? उसने प्रयास छोड़ दिया, प्रयास नहीं किया। हो सके, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर वो अगला पत्ता फेंकता, 100% उससे कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ता। हो सकता था कि उसके हाथों गुलाम लगता, बादशाह लगता, जो उसको 2 साल लेके साथ चलता और डायमंड शिप तक के पहुंचाने का, 2 साल तक के, 2 साल 3 साल के साथ टिक के उसको डायमंड शिप पहुंचा देता। लेकिन उसने बीच में ही हार मान गया। कुछ लोग, हम जैसे लोग ही ऐसे होते हैं। जैसे मुझे कठिनाई आई बिजनेस में, मुझे भी लोग बोले कि मैं नहीं जुड़ा, तू तो कर ले, पहले घर से कभी निकली नहीं और काम करने चली है, बिजनेस करेगी, तू तो पहले जुड़ जा। अगर मैं भी उनकी बात सुन लेती, 1 नहीं जुड़ा, 2 नहीं जुड़ा, 3 नहीं जुड़ा, मैं भी उनकी बात सुनती और मैं भी अपना अगला पत्ता नहीं फेंकती, अगर लिस्ट नहीं बनाती और आगे काम नहीं करती, तो आज मैं भी उसी जगह होती जहां राम है। लेकिन आज हम जैसे लोग ऐसे ही है कि अगला इंतजार नहीं कर पाते। 1 ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने मना किया, चौथा मना किया, हम पूरा नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। सीनियर आते हैं, हमको बोलते हैं उठो उठो काम करो, लेकिन हमारे कान पे जूं तक के नहीं रेंगता है,
क्योंकि हमारे सपने नहीं होते हैं। अरे जिसके सपने हैं ना, उसके 1 क्या, 2 क्या, 10 क्या, 20 क्या, 50 क्या। मैं तो बोलती हूँ भाई 100 भी मना करेंगे ना तो भी उसके सपने हैं तो वो आगे बढ़ सकता है। वो अपने 1 का इंतजार जरूर करेगा कि मैं 100 बार भी प्रयास करूंगा तो भी कम है, क्योंकि ये तो जिंदगी बनाने का व्यवसाय है। तो अगर राम को ये बात समझ में आती तो आज वो हमारे बिजनेस में श्याम के साथ में काम करता। क्या उसके पास लिस्ट थी? आइए अब मैं चलती हूँ। आज मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि फॉलोअप। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप आज हम फॉलोअप कब करते हैं? जब हम लोगों को प्लान बता देते हैं। हमारे पास लिस्ट होती है, प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना होता है। हमारे पास लिस्टिंग रहती है, हमारे पास ट्रैकिंग रहती है कि हम लिस्ट का मतलब लिस्ट बना है, कितने फॉर्म भरे हैं, कितने मतलब प्लान देखे हैं, कितने 1 to 1 हुए हैं, ये सारे चीजों का हमारे पास डाटा होता है। तब उसके बाद हम फॉलोअप करते हैं। कैसी अनु, सही है कि नहीं है? जब हमारे पास पूरा डाटा रहेगा तभी तो हम किसी का फॉलोअप करने जाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति कौन है, इसको आपने प्लान बताया था, क्या बोला था, ये व्यक्ति ने क्या बोला था, इसका 1 to 1 आपने किए थे, ये 1 to 1 में क्या बोला था आपको कि 2 दिन के बाद बताऊंगा। अब फिर जब हमारे पास डाटा रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि ये व्यक्ति 2 दिन के बाद बुलाया, ये व्यक्ति 4 दिन के बाद बुलाया, ये व्यक्ति आज प्लान देखा है, आज संडे के दिन प्रेजेंटेशन देखा है, लेकिन कल उसके फॉलोअप पे जाना है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो फिर हम फॉलोअप कहाँ से करेंगे? यस या नो? तो आइए मैं फॉलोअप को बताना चाहूंगी कि आज हम पहला टॉपिक है मेरा, हमें डीडी कब तक और क्यों चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। आप लोग बता सकते हैं कि हमें डीडी कब कब तक और क्यों चाहिए? उसका ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? हमें खुद को मालूम है डीडी लेने हम क्यों जा रहे हैं? हम किसी के फॉलोअप पे बैठते तो क्या डीडी आ जाती है? आज मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, कुदरत की देन है, भगवान का आशीर्वाद है और मेरे तुम्हें का आशीर्वाद है कि आज मैं अगर 10 को प्लान बताती हूँ तो 4 से 5 डीडी तो निकालने का पूरा मेरा श्रेय जाता ही है, क्योंकि 5 डीडी कंपलसरी है। लोग बोलते हैं 10 में 2, लेकिन मैं बोलती हूँ 10 में 5, 10 में 5 डीडी निकलती है। ये भगवान की कृपा है और मेरे सीनियर की देन है कि मैं 10 में 5 डीडी निकाल लेती हूँ। क्योंकि अब मैं अपने ऊपर नहीं बोलूंगी, मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज ये निकालने का भी श्रेय मेरे सीनियर को जाता है और भगवान को जाता है कि शायद ऐसी क्वालिटी मेरे में दी है कि 10 में 5 डीडी मैं कंफर्म कर ही लेती हूँ। क्यों निकालती हूँ इसके बारे में बताना चाहूंगी। हमें डीडी कब तक और क्यों चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। हम जाते हैं फॉलोअप पे, हम फॉलोअप पे जाते हैं, हम फॉलोअप पे जाते हैं, हम फॉलोअप करते हैं। अब फॉलोअप करने के बाद फॉलोअप करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हल्के में बात करते हैं। चलो हम आए हैं, हमारे सीनियर बोल दिए कि जाओ फॉलो करो, हम फॉलो पे चले गए। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं कि हमारे सीनियर है ना, हम कर लेंगे फिर से। लेकिन एक बात बताइए, डीडी क्यों चाहिए? हमें डीडी क्यों चाहिए? क्या हमारे दिमाग में कोई टारगेट चल रहा है? हम फॉलो पे तो बैठ जाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, बात करने के बाद हमको कन्विंस भी करते हैं, लेकिन क्या हमारे दिमाग में चलता है हम फॉलो क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? जब तक हमें हमारा टारगेट पता नहीं रहेगा तो हम डीडी नहीं निकाल सकते। अगर जब हमारा टारगेट हमारे दिमाग में सेट होगा कि हमको डीडी निकालने से ये टारगेट पूरा करना है, हमको गुरु मंत्र पूरा करना है, गुरु मंत्र में अचीवर बन के आना है, रैंक अचीवर बनना है, लेवल अचीवर बनना है, लेवल अचीव करना है। अगर हमारे दिमाग में जब टारगेट चलता है ना तो 100% हमारी बोली, जो हम लोगों को जाते कन्विंस करने ना, हमारा बोल भी अलग होता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी अलग होता है, क्योंकि हमें डीडी उसे चाहिए। हम दम पटक के बात करते हैं कि तू मुझे डीडी दे, मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा। क्यों? जब होता है जब हमारे दिमाग में कोई कोई जब अपने हमारे दिमाग में जब कोई वो चलता है, जब हमारे दिमाग में कोई टारगेट नहीं चलता है ना तो हम डीडी निकालने को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में जब कोई
कुछ चलता है कि नहीं मुझे अचीव करना ही है, हमारे दिमाग में सेट रहता है कि नहीं, हमारा माइंड सेट होता है कि नहीं मुझे हमें निकालना ही है, मुझे ये अचीवमेंट लेना है। इसलिए हम हल्के में बात नहीं करते, पूरा कॉन्फिडेंस होके बात करते हैं, अगले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि भाई तू हुआ, मैं तेरी जिंदगी बना के दूंगा, बस मेरे साथ मिलके काम कर। आइए दूसरा टॉपिक है, सामने वाले को तुर्रम खान नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मैडम चलिए ना वो इंजीनियर है, मैडम चलिए ना वो डॉक्टर है, मैडम चलिए ना वो पुलिस वाला है, वो तुर्रम खान नहीं है। उसकी डिग्री उसके काम की है, उसकी डिग्री लेके आप पैसा नहीं कमा सकते। उसको उसके फील्ड का नॉलेज है, उसको उसके फील्ड का नॉलेज है, लेकिन आपको सिर्फ शॉप की ताकत का अंदाजा उनको नहीं है। सिर्फ शॉप की ताकत क्या है उनको अंदाजा नहीं है, सिर्फ शॉप का अंदाजा आपको है, क्योंकि आपने प्लान देखा, आपने समझा, आपने अपनी जिंदगी बनाने गए हैं। तो आपको सोचना है कि सामने वाला तुर्रम खान नहीं है, उसका डिग्री हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारा नॉलेज उसके काम का है, हम उसकी जिंदगी बदल सकते, वो हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता है। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, उस दिन आप बड़े से बड़े तुर्रम खान को भी बड़े बड़े लोगों को भी मात दे के आप डीडी निकाल के आ जाएंगे। लेकिन वही तो कॉन्फिडेंस हमारे में कमियां होती है कि हम डर जाते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे, कैसे समझाएंगे, वो तो डॉक्टर इंजीनियर, उसके सवाल होंगे। अरे भाई हमारा बिजनेस ही वही है बोलने का, उसके कुछ सवाल होंगे, हमारे कुछ जवाब होंगे। आज हम बिजनेस में बहुत सारे नॉलेज हमारे सीनियर हमको देते हैं, फॉलोअप में क्या बोलना है, 1 to 1 में क्या प्लान बताना है, प्रेजेंटेशन में क्या बताना है, सब चीज का नॉलेज हमारे सीनियर हमको दे रहे हैं। तो उस तुर्रम खान से क्या डरना, वो तुर्रम खान नहीं है भाई, वो मेरी जिंदगी नहीं बनेगा, मैं उसकी जिंदगी बनाने गई हूँ। यस या नो? सही है मैडम। अब खुद को सबसे बड़े सीनियर समझना चाहिए, समझ रहे, खुद को सबसे बड़ा सीनियर समझना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं चलो हम फॉलोअप पे जाते हैं, हमसे नहीं होगा तो सीनियर को बुला लेंगे। सही है कि नहीं है? हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे सीनियर आके कर लेंगे, एक बार तो जाके मिल लेते हैं। जूनियर फोन लगा था, सर मैडम चलिए ना फॉलोअप पे जाना, हाँ मैं आ रही हूँ, जाते हैं। लेकिन हम हल्के में बात करके चले आते हैं, डर के बात करके चले आते हैं। पर मत ऐसा मत सोचिए, आप जब किसी फॉलोअप पे बैठते हैं या किसी प्रोसेस सामने बैठते हैं ना, उस दिन आप ये सोचिए कि आपके अंदर वो सीनियरिटी है, आप बहुत बड़े सीनियर हो, क्यों ना आप सिल्वर लेवल पे, क्यों ना ब्राउन हो, क्यों ना टोपाज हो, क्यों ना पर्ल हो। ये मत समझो कि सीनियर आएंगे और फॉलोअप करेंगे। खुद को खुद को आप भरोसा दिलाइए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कुछ कर सकती हूँ। अब मैं अपने सीनियर को बुलाऊं तो सर, अगर मैं अपने सीनियर का टाइम लूं तो मैं सर का टाइम लूं। आज वो सीनियर है, आज वो डायमंड है, आज मैं उनको उनका टाइम लूंगी फॉलोअप के लिए। मेरे को आज सर ने यही सिखाया है। आज वो टोटल रिटायरमेंट है, उनको मैं बुला के बोलूंगी मेरा फॉलोअप करो सर, मेरे डीडी नहीं निकल रहे हैं। आज मुझे वही सिखाया है कि मैं हर जगह जाके अपने सीनियर का मदद लूं। अरे सीनियर का एक तो ट्रेनिंग भी मिलती है, सीनियर का गाइडलाइन भी मिलती है, सीनियर हर चीज हमारे लिए करते हैं, हर एक्टिविटी सीनियर हमारे लिए करते हैं। क्या हम फील्ड में जाके झांसी की रानी नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना। अगला क्या पूछेगा, 2-4 सवाल उसके रहेंगे, 2-4 जवाब हमारे रहेंगे, हमारे बिजनेस की बातें पूछेगा, वो अपने फील्ड की बातें नहीं पूछेगा हमसे। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि आज सिस्टम और सीनियर हमको इतना ज्यादा ताकतवर बना के आज फील्ड में उतारे हैं, तो हमें डरने के लिए नहीं उतारे हैं। हम एक बहुत बड़े सीनियर है, सोच के बैठो किसी के सामने क्या पूछेगा, उसके सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगी, आने दो तो सामने। अरे सर आप नहीं, आपकी वाइफ को बुलाइए, सबको बैठाइए, या हम सबको बताने आए हैं, आपकी पूरी फैमिली को बुला के बैठाइए,
हम पूरे को बताना चाहते हैं। हमारा बिजनेस अकेले का नहीं है कि आपको लिया के कन्विंस करके आपसे डीडी ले लूं, नहीं, मुझे पूरे परिवार को बैठा के बताना है कि तुम कौन सा बिजनेस में हो और किसके साथ बिजनेस करना चाहते हो और यहाँ से क्या पाना चाहते हो, सब बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। मेरे बिजनेस से आप क्या पाओगे, क्या चाहते, क्या पाना चाहते हो। तो डरो मत, अपने आप में सीनियरिटी लाओ, एक सीनियर बनो और सीनियर बन के इसको फेस करो। शुभांगी मैडम, नेक्स्ट। शुभांगी मैडम, नेक्स्ट। सर स्लाइड चालू नहीं हो रही सर, तो मिस सर। जी। और मेरा अगला है, चौथा पॉइंट है, ये समझना होगा कि सामने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग की सख्त जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग की सख्त जरूरत है। क्यों है? आप एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लाख रुपए आज कौन कमाता है? हमारे सीनियर, हमारे डायमंड, जो टोटल रिटायरमेंट है, फ्री है, एकदम फ्री, पूरा टाइम उनके पास है, दिन भर बच्चों के साथ खेलेंगे, दिन भर अपना एक्टिविटी करेंगे, घूमना फिरना, परिवार के साथ रहना। एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग की किसको जरूरत नहीं है? क्या कोई 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा है? आज मार्केट में जाके देखो, कोई 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा है, हम जिसको प्लान बता रहे हैं, फिर भी लोग मना कर देते, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, जोड़ने जुड़ाने वाले काम में नहीं आना है। पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग का सख्त जरूरत उनको है कि नहीं है। भाई 2 लाख रुपए हफ्ता भी कमा रहे होंगे ना, तो टाइम फ्रीडम उनके पास नहीं है, जो हमारे सीनियर के पास है, जो हमारे डायमंड के पास है। वो तो बातूलेबाजी करते हैं ना, अरे ऐसी कंपनियां देखे हैं, जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, अरे भाई, पैसे की ना सबको जरूरत है, पैसे की सबको जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग सभी को जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग का। आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कहाँ है? नौकरी में है? कोई जॉब में है? खेती किसानी में है? कहाँ है? बस एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में है। 2 लाख रुपए हफ्ता कोई नहीं कमा रहा है, उसको भी हमको प्लान बताना। 2 लाख हफ्ता कमा भी रहा है तो टाइम फ्रीडम है क्या? नहीं है। आज एक हाउसवाइफ घर में काम करती है, घर में रहती है, क्या वो अपने, उसके हस्बैंड कमा के लाते हैं, उसमें सिर्फ परिवार का ही पूरा कर पाती है? वो क्या अपने सपने पूरा कर पा रही है? हर इच्छाओं को मार देती है। ज्वेलरी बनाना, उसके लिए वो सपने देखती है, लेकिन बना पाती है क्या? क्या उसको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है? आज बेरोजगारी से, आज रोजगारी हमारे इंडिया में फैली हुई है, हर घर घर बेरोजगारी है। आज के नवा पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं है, क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है? क्या वो पैसा कमाना नहीं चाहते हैं? ऐसा कौन शख्स है जिसको पैसा नहीं कमाना है? आज बेरोजगारी ऐसे बीमारी की तरफ फैल रही है, तो भी लोग आके बोलते हैं सामने, जब हम प्लान बताते हैं लोगों को ना, समझाते, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे मैडम, हमको जरूरत नहीं है।
ये जुड़ने जुड़ाने वाले काम का जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हैं हमारे मुंह पे, लेकिन मैं एक ही बात बोलती हूँ भाई, जोड़ने जुड़ाने में जो ताकत है, को जिंदगी भर अकेले काम करके कभी नहीं हासिल कर सकते आप। और आज बेरोजगारी इसीलिए फैला हुआ है। आज इंडिया के लोग गरीब क्यों है? क्योंकि इसकी ताकत वो नहीं समझते हैं। आज विदेश में देखो, बाहर देशों में देखो, इसको कितना बड़ा मान्यता मिल रहा है। नौकरी को रिजाइन करके लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया कहाँ है? बस बतौलेबाजी में, बस किसी का पैर खींचने के लिए खड़ा है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचने के लिए पहले खड़े हैं। कोई आगे ना बढ़े, ना मैं बढ़ू ना तू बढ़। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं मार्केट में। क्या पैसे की जरूरत किसको नहीं है? एक हाउस वाइफ को है, एक बेरोजगार है, बच्चा उसको है, एजुकेशन करने के बाद उसको नौकरी नहीं है उसको है, लेकिन समझाओ तो उनको समझ में नहीं आता है। आज जो 2 लाख रुपए कमा भी रहे हैं ना, उनके पास भी टाइम फ्रीडम कुछ भी नहीं है। सिर्फ नौकरी टाइप का नौकरी कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, डब्बा खाली कर रहे, जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे, बस उसी में जिंदगी बीत गई है। कोई एंजॉयफुल लाइफ जी के बताए, जो आज हमारे सिर्फ शॉप में है। आज मेरे सीनियर है, आज हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर हैं। आज उनसे पूछो ना, आज छोटे से लेवल पे भी बहुत सारे अचीवमेंट है उनके। कोई गोवा जा रहा है, कोई केरल जा रहा है, कोई देश विदेश की यात्रा जा रहा है। क्या इनके पास है? टाइम है? जो पैसे कमा रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है। आइए 5वां स्लाइड। सामने वाले का भला करने जा रहे हो, ऐसा नजरिया रखना चाहिए। 100% बात सत्य है। आप जब भी किसी को प्लान बताइए, जब भी किसी के फॉलो पे बैठे, तो 100% दिल में ये ठान ले कि मैं उसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ, मैं उसकी जिंदगी बनाने जा रही हूँ। वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? वो मेरी जिंदगी नहीं बना सकता, लेकिन मैं उसकी जिंदगी बना सकती हूँ। मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी सबका है। जैसे मेरी जिंदगी बनी तो मैं उसकी भी जिंदगी बनाऊंगी। अगर मैं यहाँ से लाखों कमाऊंगी तो उसको भी कमाने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दूंगी। और जिस दिन हमारे दिल में ये बात आ गया ना कि सामने वाले को हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो हम कितने लोग सोचते हैं अरे वो जुड़ जाएगा तो मेरा भला हो जाएगा। नहीं, वो जुड़ जाएगा, हम अपना भला नहीं करते, हम उनके सपने अपने आंखों में डाल के देखते हैं, उनके सपना पूरा करते, हमारा सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। ये नजरिया हमारी होना चाहिए, ये सोच हमारा होना चाहिए। किसी के पास बैठे तो ये सोचो कि हम उसकी जिंदगी बना के दे रहे हैं, उसके सपने पूरा कराने आए हैं हम। ये एटीट्यूड हमारे अंदर एटीट्यूड बना रहना चाहिए कि नहीं, हम उसकी जिंदगी बना के दे रहे हैं, वो हमारी जिंदगी नहीं बना के दे सकता। यस या नो? सही है कि नहीं है? अब आते हैं 6 पॉइंट पे मेरे। 34,000 में छोटा कारोबार भी सही तरीके से नहीं खुलता। एक बात बताइए, मैं तो किसी को भी अगर 34,000 रुपये मांगती हूँ ना, तो लोग बोलते मैडम 34,000 रुपये लगेगा। भाई 34,000 में मैं बोलती हूँ मैं तुमको 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो मेरी जिंदगी बना के दिखा दो। नहीं बना सकते ना, बोलते नहीं बना सकता, नहीं बना सकते आप मेरी जिंदगी, लेकिन मेरे को तुम 34,000 रुपए दो, मैं आपको लाखों और करोड़ों कमाने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी और साथ मिलके आपको लाखों करोड़ों तक पहुंचा दूंगी। ये मेरा वादा है। आज मैं 34,000 की आईडी बेचती हूँ। मैं तो बोलती हूँ सर, अपने सीनियर को बोलती हूँ, तुम्हें सर जी, प्रभु जी मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी आईडी कौन सी है, सबसे ज्यादा बीवी किसमें बनती है। मैं सर से हमेशा यही बातें पूछती हूँ, सर सबसे बड़ा आईडी कौन सी है? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ साथ उनकी भी जिंदगी बनाने जा रही हूँ। इसलिए मुझे जानना है कि हम कितना जल्दी यहाँ से कामयाब हो जाए, कितना जल्दी हम यहाँ से आगे पहुंच जाए। इसलिए छोटी छोटी आईडी, लोग बोलते 10,000 वाली आईडी बेचते, 10,000 आईडी मेरी टीम में किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि मैं 15,000 की आईडी बेचती हूँ, 15,000 के ऊपर बेचती हूँ, लास्ट 34,000 का आईडी बेचती हूँ। मैं तो सर को बोलती हूँ सर 1 लाख की आईडी बताइए मुझे। अगर उसको पसंद आएगा ना, उसको अपनी जिंदगी बनाना है ना, तो 10 के जगह जो 10,000 लोग लेते हैं ना, कि बोलते नहीं मैडम रहने दो ना, बेचारा गरीब है, 10,000 दे देगा, 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, जुड़ जाएगा बेचारा, अपनी जिंदगी बना लेगा। मैडम पैसा सभी के पास होता है, सभी के पास पैसा रहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है? सबके पास पैसा है।
लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए वो आपको मना करता है। आप उसकी जिंदगी बनाने जा रहे हो। 34,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। 34,000 में क्या बिजनेस शुरू कर सकता है? आज कोई बिजनेस खड़ा करना, छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करना है, क्या 34,000 में कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे? कौन सा बिजनेस है आज के? कुछ नहीं है। लेकिन 34,000 अगर मुझे देते हैं, मैं अपने सेफ शॉप कंपनी को देती हूँ, अगर मेरी सेफ शॉप कंपनी आपको लाखों और करोड़ों कमाने का मौका देती है, ये सेफ शॉप की ताकत है। मैं तो बोलती हूँ 34 की जगह तो 1 लाख का प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास। जब अगले को ना प्लान पसंद आएगा तो वो 10 भी देगा, 50 भी देगा, लाख भी देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी बनाना है। मैं अपने सीनियर को तो हमेशा बोलती हूँ, सर मेरे को और बीवी बढ़ा के बताइए, जहां से बीवी ज्यादा हो, इनकम ज्यादा उठे। अगर मैं 10,000 की आईडी बेचती हूँ तो 500 रुपये इनकम कमाती हूँ। अगर मैं 15,000 की आईडी बेचती हूँ तो 1,400 का इनकम कमाती हूँ। अगर मैं 1 लाख का बेचूंगी तो और ज्यादा इनकम कमाऊंगी, मेरी टीम का और जल्दी ग्रोथ होगा। जब हम उसको जिंदगी बनाने गए, उसका लाइफ चेंज करने गए हैं, तो 34,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है। दम ठोक के पैसा लो, कॉन्फिडेंस से पैसा लो, उसकी जिंदगी बना रहे हो आप, वो आपकी जिंदगी नहीं बना रहा है। 34,000 में वो कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन 34,000 में आप उसकी जिंदगी बना सकते हो, लाखों करोड़ों कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। क्या लागत क्या लगा रहा है वो? पैसा दिया, सामान मिल गया, ना रिस्क लेना है। रिस्क भी तो जीरो है। क्या क्या है? 34,000 दे रहा है तो रिस्क भी तो नहीं उठाना है कुछ। लागत भी जीरो है, जो पैसा दिया उसका पूरी कीमत का सामान दे दिया, क्या बचा हमारी तरफ? हम उसके साथ मिलके करोड़ों और लाखों और करोड़ों कमाने का मौका दे रहे हैं उसको। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। यस या नो? अब 7वें स्लाइड पे आते हैं। शंका, झिझक, संकोच, शर्म को परे तरीके से त्याग देना चाहिए। पूरे तरीके से त्याग देना चाहिए। शंका, झिझक, संकोच और शर्म को पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए। जब हम किसी के यहाँ फॉलो पे जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, जाके बैठते हैं तो हम धीरे धीरे बात करते हैं लोगों से, मैडम ये करने के बाद ये मिलेगा, वो करने के बाद वो मिलेगा। लेकिन हम दम ठोक के बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उस घर में लोग बैठे, आजू बाजू वाले इकट्ठा हो जाएंगे, हमारी तेज आवाज रही तो। मैडम एक बात बताइए, सर एक बात बताइए मुझे, एक कपड़ा बेचने वाला फेरी वाला आता है, क्या वो चुपचाप से कपड़े को बेचता है? क्या वो आवाज नहीं देता है? अगर हम उसको बुलाते हैं और कपड़ा लेने के लिए बातें करते हैं, उसके कपड़े का दाम रेट पेट करते हैं, तो क्या वो बंदा हमको धीरे धीरे बात करके बोलता है क्या, इतने रुपए का है, उतने रुपए का है मैडम? नहीं, वो चिल्लाता है, फेरी वाला चिल्लाता है, इतने रुपए का ये सूट है, इतने रुपए का ये साड़ी है। यस या नो? चिल्लाता है ना? हम भी तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम किसी के पास जब फॉलो पे बैठते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट तो 100% होना चाहिए कि तू तो बैठ, तेरे तो फॉलो करने आई, तू तो प्लान देख के आई है, तू तो प्लान देख के आया है, मैं तुम्हारे साथ बैठने आई हूँ, मैं आपके साथ बैठने आई हूँ, आपने प्लान देख के आए हो। लेकिन आपके मम्मी नहीं देखे, आपके पापा नहीं देखे, आपके पति नहीं देखे, आपके बच्चे नहीं देखे, उनको भी बुलाओ, उनको भी बैठाओ सामने, उनको भी समझाना बताना है कि हम किस बिजनेस में हैं और क्या करने जा रहे हैं हम। कब हो पाएगा? जब हम अपना शंका, झिझक और शर्म, संकोच को परे हटा देंगे। हम ही डरते रहते हैं कि अरे हम जाके वहां बोलेंगे तो 4 लोग खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे, अरे हमारे पास ही जवाब नहीं होता है, इसलिए हम डरते हैं फॉलोअप करने के लिए। अरे फॉलोअप वो होता है भाई, किसी की जिंदगी बदल सकता है, उसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप हम क्यों करते हैं? प्लान देखता है व्यक्ति, जब प्लान देख के अपने घर में जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी बातें भी चलती है, सही है कंपनी, सही है कि गलत है, बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, उसकी टेंशन में वो बैठे रहता है सोचता हुआ। फिर हम उसको फोन लगा के बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, तो बोलता मत आओ, नहीं करना, घर वाले मना कर रहे, परिवार वाले मना कर रहे। यस या नो? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन जब हम उसके घर पे जाते हैं, उसके पूरे डाउट क्लियर करने जाते हैं, जो हमने प्लान बताया वो प्लान को हम दोबारा उनके घर वालों के सामने रिपीट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। कब कर पाएंगे? जब हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहेगा तब। हम संकोच करेंगे तो कभी बिजनेस में डायमंड नहीं बन सकते, हम शर्म करेंगे तो कभी बिजनेस में डायमंड नहीं बन सकते। हमको सबसे पहले अपना शर्म,
अपना झिझक, अपना संकोच, इसको साइड करना पड़ेगा, तब जाके हम डायमंड शिप तक पहुंच सकते। यस या नो? सही है मैडम। अब आते हैं 8वां पॉइंट पे। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अंतिम सांस तक के, अंतिम समय तक के, तो वो स्लाइड, हाँ, आखिरी स्लाइड पे आते हैं। अपने कमेंट को पूरा करने के लिए अंतिम समय तक जी जान लगा के भिड़ जाना चाहिए, लगा देना चाहिए। एक बात बताइए, हम अपने सीनियर से कमेंट करते हैं, सर इस हफ्ते मैं 2000 बीबी निकाल लूंगी, सर इस हफ्ते मैं 4000 बीबी निकाल लूंगी। क्या वाकई हम सर से कमेंट करते हैं और हम खरा उतरते हैं क्या उस पे? नहीं, हम नहीं उतरते हैं। क्यों नहीं उतरते हैं हम? क्योंकि हम अपने कमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन हम उस प्रकार से उसको अपने दिलो और दिमाग में नहीं डालते हैं कि नहीं, मैंने कमेंट क्यों अपने सर से कि 2000 बीबी इस हफ्ते क्लोजिंग करूंगी, 4000 बीबी इस हफ्ते क्लोजिंग करूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में वो नहीं चलता है। जिस दिन हमारे दिलो और दिमाग में, दिल से भी सोचेंगे और दिमाग से भी सोचेंगे, तभी जाके हम वो कमेंट को पूरा करेंगे। इसलिए कमेंट करो तो मर्दों वाली करो कि करके आगे बढ़ जाओ। सीनियर से जो भी बोलो, जो भी कमेंट करो कि सर मुझे रैंक करना है, ये हफ्ते में मैं रैंक करूंगी, सर ये महीने में रैंक करूंगी, ये हफ्ते में ये लेवल अचीव करूंगी, सर इतना बीबी का क्लोजिंग करूंगी। जब हम ये कमेंट को पूरा करते ना, हमारे सीनियर भी हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे कमेंट में हमेशा बोलते हैं हाँ ये है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये लड़का है, ये अपने कमेंट पर पूरा उतरा है, खरा उतरा है, ये हर बार कमेंट करता है और पूरा करता है। लेकिन अगर हम बार बार अपने कमेंट किए और फेल हो गए तो सीनियर बोलेंगे रहने दो, तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण मेरा भी इमेज जाता है। यस या नो? यस या नो? आज हमारे साथ साथ हमारे सीनियर का भी इमेज जाता है कि नहीं जाता? क्योंकि सीनियर भी तो कमेंट करते हैं ऊपर में कि आज संध्या मैडम इतना निकालेगी, संध्या मैडम ये कर लेगी, संध्या मैडम वो कर लेगी। लेकिन संध्या मैडम के क्या दिल और दिमाग में वो चल रहा है? नहीं। कमेंट करो तो पूरा करो। तो थैंक यू सो मच। और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस पैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू शिव साहब। बहुत सारी बधाइयाँ संध्या जी, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं टेक्निकल इश्यू कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो मैं रिकनेक्ट किया। तो दोस्तों, संध्या जी ने आज पूरी बहुत सारी बातों को आप लोग के सामने हमारे बीच में उन्होंने रखा। मैं उनकी पूरी पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग मतलब समझ रहे थे और मैं भी समझा उसको। उन्होंने बस हमको दोस्तों ये बातें बताई हैं कि ओवरऑल जिस तरीके से हम फॉलोअप में जाते हैं, तो फॉलोअप में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके कारण हम अपने आप को ना कमजोर कर डालते हैं। तो उन्होंने अपने हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने के आज बहुत सारे टिप्स बताए हैं। और नो डाउट, यदि अगर इन एटीट्यूड को आपने अपने अंदर समाहित कर लिया, तो आप भी फॉलोअप में एक अच्छे फॉलोअप करने वाले लीडर बन सकते हैं। हमारे बिजनेस की जान होती है फॉलोअप। हम जब फॉलोअप में जाते हैं तो कई प्रकार के हमारे मन में विचार आते हैं, जिस विचारों को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फील्ड में रहते हैं, जब हमारे साथ हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, जब हम लोगों का फॉलोअप करने जाते हैं, तो ये समझना होगा हमको कि जब तक हम लोग अपने आप को उस लेवल पे ढालेंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को अपन आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, जब तक अपन वो नहीं करेंगे कि अपन फॉलोअप में गए हैं और सामने वाले को कन्विंस करने के लिए गए हैं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमारी एटीट्यूड सही होना चाहिए। जब हमारा एटीट्यूड सही रहेगा तो नो डाउट हम लोग बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का पूरा सेशन बहुत प्यारा रहा। मैं संध्या जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बहुत अच्छे से उन्होंने अपना सेशन दिया। नो डाउट दोस्तों, संध्या जी की टीम में मैं एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली टीम, इनके टीम में बहुत सारे लोग हैं अभी रैंक 4 रैंक 5 करके आने वाले हैं। आप खुद सोच सकते हैं जो खुद कोरल अचीवर हैं, और अगर उनके टीम में रैंक 4 करने वाले अभी लोग आ रहे हैं, 3 करने वाले लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और इनकी बातों का पूरी तरीके से आपने आत्मसात किया, सुना, समझा, इसके लिए आप सभी लोग को बधाइयां।
और फिर हम कल एक नई एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ मिलने वाले एक बहुत अच्छे स्पीकर को हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। और चूंकि यहाँ पर परंपरा रहती है, शायद जय जी आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे फीडबैक लेने की परंपरा है या फिर अभी रोक दी गई है? सर आप जैसा बताएं सर। वैसे हाँ, कल का सेशन तो फीडबैक का नहीं था। ओके, टाइम भी हो चुका है सर जी। हम आज इसको कंटिन्यू करते हैं फीडबैक का, क्योंकि बहुत बेहतर सेशन हमने आज देखा। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ गंगा धारभोई जी हैं और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से आज का पूरा सेशन लिया है। तो गंगा धारभोई सर, आपसे निवेदन है, आप स्क्रीन पे हैं, आपने क्या सीखा आप जरूर इन 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। प्लीज गंगा धारभोई सर को अनम्यूट करेंगे।